हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं हेमंत सुमन। वेलकम टू SVJMS ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। इट इज आवर चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस एंड इट इज आवर पार्ट नंबर 9 ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है। लास्ट जो 8th पार्ट था उसमें भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही डिस्कस किया था। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले थोड़ा सा देख लें। हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वह दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला तो होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे इसमें कुछ ग्लैंड्स, जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे एक तो हमारा लीवर था, दूसरा पेनक्रियाज था, और तीसरे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो माउथ में या बकल कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमने नेजल पैसेज, बकल कैविटी के बारे में, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फंक्शन होता है, फेरिंग्स क्या होता है, इसोफेगस क्या होती है, यहाँ पर किसका डाइजेशन होता है किसका नहीं होता है, उनका सबका डिस्कस कर लिया था। स्टोमक भी हमने स्टडी कर लिया था। स्टोमक के अंदर भी हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी वॉल होती है, स्टोमक एक काफ़ी लंबा चौड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो इंटरनल वॉल होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमने पढ़ा था 3 टाइप के सिक्रीशन होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उनमें 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वे जूस कौन कौन से थे, कोई बताएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन से जूसेस सिक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, यस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे म्यूकस सिक्रेट होता है, HCl सिक्रेट होता है, और पेप्सिन सिक्रेट होता है। पेप्सिन मैंने बताया था, पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रेट होता है, जिसको HCl पेप्सिन में यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्टोमक का भी हमने स्टडी कर लिया था। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरस और फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन एंड पाइलोरस। 3 पार्ट होते हैं इसके, उनको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था, ठीक है। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कहाँ से शुरू होती है, ड्यूडेनम से। स्टोमक के बाद फूड कहाँ इंटर करेगा, ड्यूडेनम में। हमने फूड के पार्ट्स के नाम भी देखे थे, जैसे कि यदि फूड आपके माउथ में होता है, बकल कैविटी में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। लेकिन जब वह एंट्री करता है ईसोफेगस में, तब हम उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस, ठीक है, BOLUS, बोलस। और जब फूड स्टोमक में आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। काइम के ऊपर हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूसेज होते हैं वे एक्शन करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है प्रोटीन्स का। पूरा कंप्लीट पाचन नहीं होता है, पूरा डाइजेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का। कहाँ पर, हमारे स्टोमक में, ठीक है। यहाँ पर HCl वगैरह रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम भी क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद फूड आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुलने के बाद, यहाँ पर वॉल होते हैं, हमने पढ़ा था पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल यहाँ पर पाए जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो फूड का एंट्री करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडेनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये किसके पार्ट हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये किसके पार्ट हैं, ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ड्यूडेनम। तो हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, एंड दैट इज ड्यूडेनम, ओके। ड्यूडेनम में जो फूड आता है तब उसका नाम वापस बदल जाएगा। यहाँ पर क्या था, काइल, यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, काइल। फूड क्या कहलाता है यहाँ पर, काइल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या कहलाएगा, काइल, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को काइल कहते हैं। फिर उसके बाद फूड जेजुनम में आता है, लेकिन उससे पहले
अभी तक हमारे फूड का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था, डाइजेशन वाज इनकम्प्लीट। सो यहाँ पर ड्यूडेनम पार्ट में और जेजुनम पार्ट में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा उसके लिए हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और पेनक्रियास, है ना, इनका तो योगदान होता ही है। साथ में जो हमारी वॉल होती है, किसकी वॉल, ड्यूडेनम की वॉल, ये भी क्या करेगी, कुछ जूसेस का सिक्रीशन करेगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो यहीं से शुरू होता है, एंड दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, 3 प्रकार के जूस होंगे, है ना। कौन कौन से जूस होंगे, पहला तो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस होगा, पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस होगा, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से निकलने वाला सक्कस एंटेरिकस होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड secrete their juices into duodenum। 3 टाइप के ग्लैंड क्या करेंगे, अपने सिक्रीशंस को यहाँ पर भेजेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में भेजेंगे। ठीक है, और वे 3 टाइप के ग्लैंड कौन कौन से हैं, पहला तो है बाइल, बाइल तो जूस का नाम है, और ये बेस का कौन है, लीवर। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा जूस वह कहां से आएगा, लीवर से। दूसरा जो जूस होगा वह कहां से आएगा, पेनक्रियास से। और तीसरा जो जूस होगा वह कहां से आएगा, खुद इंटेस्टाइन्स के ड्यूडेनम पार्ट से, है ना। ये जो ड्यूडेनम पार्ट है इसी से वह जूस सीक्रेट होगा, ड्यूडेनम पार्ट, है ना। अब हर ग्लैंड से निकलने वाले जूसेस का नाम भी अलग अलग होगा। जैसे लीवर से जो जूस निकलता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, लीवर से जो जूस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, बाइल जूस। पेनक्रियास से जो जूस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, पेनक्रिएटिक जूस। और ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन से जो जूस निकलेगा, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, है ना। हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो ड्यूडेनम में कौन से ग्लैंड होंगे, ड्यूडेनम में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होंगे, और इनसे कौन सा जूस निकलेगा, इनसे इंटेस्टिनल जूस निकलेगा। इसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। ये कहां से निकलेगा, आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड से निकलेगा। ठीक है, तो आप इस नाम को जरूर याद रखें। लीवर से निकलने वाले जूस को क्या बोलेंगे, बाइल जूस बोलेंगे। पेनक्रियास से निकलने वाले जूस को पेनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। ड्यूडेनम से निकलने वाले जूस को इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। ठीक है, इनके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं, और जो हमारा लीवर होता है, यानी कि लीवर से निकलने वाला जो जूस होता है बाइल जूस, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। लेकिन पेनक्रियाज में
पैनक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टिनल जूस में, इन दोनों में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और वे किस प्रकार के सब स्ट्रेस पर काम करते हैं, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को वे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जो हमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक, हमारा फूड कहाँ आ चुका है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आ चुका है। अब फूड आगे जाएगा, ठीक है, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन कौन करेगा, लीवर, पेनक्रियाज और ड्यूडेनम से आने वाले जूसेज उसका डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे। बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बाइल जूस में क्या क्या होता है। बाइल जूस के अंदर मेनली बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट का मतलब इनमें कुछ ना कुछ कलर होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट जनरली बिलीरुबिन होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट का नाम क्या होगा, बिलीरुबिन। यह बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डिन। यानी कि ये दोनों एक प्रकार से पिगमेंट ही हैं। तो दो प्रकार के बाइल पिगमेंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं लीवर से, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और जो फीकल मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो एनस के थ्रू बाहर निकलता है, वह फीकल मटेरियल ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, बिलीवर्डिन क्या करता है, यह फीकल मटेरियल को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। इट इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू द फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल का जो ब्राउन कलर होगा वह किसके कारण होगा, इस पिगमेंट के कारण, बिलीवर्डिन के कारण, जो किससे बनता है, बिलीरुबिन के ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ साल्ट होते हैं जिनको हम बाइल साल्ट भी कहते हैं, है ना। बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट होंगे, बाइल पिगमेंट के अलावा इसके अंदर बाइल साल्ट होंगे, जिसमें आपके बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन HCO3 बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर ज्यादातर होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं साल्ट के रूप में। देन इसके अंदर वाटर होगा, वाटर होगा। ठीक है, बाइल जूस में क्या क्या है, बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट है, वाटर है। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इट इज कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। ओके, देन फंक्शन, बाइल जूस का कार्य क्या होगा, बाइल जूस क्या डाइजेशन करेगा, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, तो यह किसी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन भी नहीं करता है, लेकिन यह कार्य करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। हम भोजन के साथ जो फैट वगैरह इंजेस्ट करते हैं, ऑयल्स या घी, तेल जो भी होता है, उनको जो लार्ज बूंदे होती हैं, बड़ी बड़ी बूंदे होती हैं, उनको छोटी छोटी बूंदों में, बड़ी बूंद है उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है और उनका इमल्सिफिकेशन करता है, मिसिल फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने सॉप क्लीनिंग एक्शन पढ़ा था, उसमें हमारे वर्ड आता है मिसिल, है ना। बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं सॉप के, है ना, वे क्या बना लेते हैं, वहाँ पर मिसिल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी फैट का क्या हो जाता है, इमल्सिफिकेशन हो जाता है। तो सिंपली आपको बस ये पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सिंपली आप इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ओके, तो ये हमारा बाइल जूस कंप्लीट हो गया। बाइल जूस के अंदर क्या होगा, बाइल पिगमेंट होंगे, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल साल्ट होंगे, वाटर होगा और इसका फंक्शन क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बस इतना सा याद रखें।
कि जो बाइल जूस होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है और यह डाइजेशन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ इमल्सिफिकेशन करता है फैट मॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा आप यहाँ डायग्राम में एक बार इसको समझें। लीवर ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसके द्वारा जो सिक्रीशन होते हैं लीवर के द्वारा, है ना, ये दो लॉब्स में डिवाइड होता है। मैंने यहाँ पे बीच में ग्रीन लाइन खींची, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। राइट हिपेटिक लॉब एंड लेफ्ट हिपेटिक लॉब, इसके दो लॉब्स में डिवाइड होता है ना, और इससे जो सिक्रीशन निकलेंगे वो कहाँ पर जाके इकट्ठे होंगे, वे गाल ब्लाडर में जाके इकट्ठे होंगे। गाल ब्लाडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीवर व्हिच स्टोर बाइल जूस फॉर सम टाइम्स। जब हम भोजन खाते हैं और जब स्मॉल इंटेस्टाइन को पाचन करने की आवश्यकता होती है फैट की या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ पर एक स्टिमुलस मिलता है इसको, और ये सिक्रीशन सारे कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और किसके थ्रू आते हैं, तो ये यहाँ पर जो हिपेटिक डक्ट होती है लीवर से, ठीक है, लीवर से तो पहले सिक्रीशन कहाँ जाएंगे, आपके गाल ब्लाडर में इकट्ठे हो जाएंगे, और गाल ब्लाडर से में इकट्ठे होने के बाद ये कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इसको कौन लेके आएगा, इसको आपकी हिपेटिक डक्ट लेकर आती है, ठीक है, हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक वर्ड जहाँ आ जाता है वहां पर आप समझ लेंगे लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, हिपेटिक। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हिपेटिक सेल्स कहते हैं। लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं, लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर बॉडी की सारी बायोसिंथेसिस वगैरह सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, लीवर के अंदर ही होती है। बायोसिंथेसिस होती है, कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं वे कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं, ठीक है। तो लीवर एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। हालांकि कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन हेल्प तो करता है ना। और हेल्प में क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो लीवर से सिक्रेट होने वाला बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लाडर में इकट्ठा होता है, और वह कहाँ जाके मिलता है, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिलता है, और उसको कौन मिलाता है, हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इधर एक और दूसरा ग्लैंड है, दिस इज पेनक्रियास, ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पेनक्रियास के अंदर एक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ना। पेनक्रियास एक मिक्स टाइप का ग्लैंड है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना समझ लें, यहाँ पर देख लें कि पेनक्रियाज का जो जूस होगा, पेनक्रियाटिक जूस, उसको भी एक डक्ट लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और उस डक्ट का नाम होता है पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये वाली जो डक्ट है इसको क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट, ओके। पेनक्रियाटिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एंड हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यही दोनों के जूसेस को मिक्स करके कहाँ पर ओपन करती है, कहाँ पर डालती है, ड्यूडेनम में डालती है, ठीक है। इट इज हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओके। तो ये लीवर के बारे में हमारा थोड़ा सा था, आप नोट्स के रूप में इसको लिखें, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पेनक्रियास, ओके। Then second gland is
पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले जूस को हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले जूस को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, जो बाद में यहाँ आकर ट्रिप्सिन में बदल जाता है, तो हम डायरेक्ट ट्रिप्सिन लिख देंगे। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके अलावा क्या रिलीज होगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देन पैनक्रियाटिक लाइपेज, देन पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसके अलावा न्यूक्लियस, और इसके अलावा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ध्यान दें, एक एमाइलेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड से भी निकलता है, ठीक है। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से भी निकलता है, उसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। उसी तरह का एक एमाइलेज पैनक्रियाज से भी निकलता है, जिसे हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कि एमाइलेज जो है स्टार्च पर या कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, उसका डाइजेशन करता है, तो उसी तरह से पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी आपके कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा, उनको डाइजेस्ट करेगा। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है, न्यूक्लियस है और पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। ये सब क्या करते हैं? ये सारे एंजाइम्स हैं और ये अलग अलग सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में काम आता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में काम आता है, ठीक है। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उनको कौन तोड़ेगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज उन बॉन्ड्स को तोड़ता है और प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह से पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज किस पे वर्क करेगा? तो ये आपके फैट मॉलिक्यूल्स पर वर्क करता है, ठीक है। फैट जो इमल्सिफाइड फैट होता है, ठीक है। लीवर ने जो बाइल जूस सीक्रेट किए थे, उन्होंने क्या किया था? फैट को इमल्सिफाइड किया था, इमल्सिफाइड, है ना। तो इमल्सिफाइड फैट को ये डाइजेस्ट करते हैं और किस में बदल देते हैं? ये फैटी एसिड्स में बदल देते हैं, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा, ठीक है। तो इस तरह से फैट का यहाँ पर पाचन होता है। न्यूक्लियस एंजाइम है, यह न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा अलग से एक बार लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद रखें। यहाँ पर थोड़ा कचरा हो रहा है। चलो, सबसे पहले क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख लें। फर्स्ट, प्रोटीन, ये ट्रिप्सिन इस पर वर्क करेगा और इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ेगा, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये किसका पाचन करेगा? ये भी प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है ना। और जो प्रोटीन होते हैं उनके पेप्टाइड्स बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लिख रहे हैं आप, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स। किसको तोड़ेगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा, ठीक है। देन पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज,
ये किसका पाचन करेगा? तो ये फैट जो इमल्सिफाइड फैट है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इमल्सिफाइड फैट। जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उनको पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। ठीक है, किसमें तोड़ रहा है? ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसको तोड़ रहा है? इमल्सिफाइड फैट को। इमल्सिफाइड फैट मतलब लीवर से जो बाइल साल्ट, बाइल जूस निकला था उसने इमल्सिफिकेशन किया था फैट का, और पैनक्रियाटिक लाइपेज ने उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स वगैरह भी जाती हैं, है ना। जैसे हम पौधे खाते हैं, है ना। वैसे तो ह्यूमन बीइंग सभी चीज़ें खा सकता है, नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों चीज़ें खाते हैं। तो उनमें क्या होती हैं? प्लांट्स खा रहे हैं तो उनमें भी सेल है, और एनिमल खा रहे हैं तो उनके अंदर भी सेल है। और उन सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है सेल के अंदर, उसका पाचन कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मेनली डीएनए आरएनए वगैरह जो होते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और उनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को सिंपल नाइट्रोजन बेसेज में तोड़ देता है। ठीक है, जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि हमारे जो डीएनए वगैरह होते हैं वे नाइट्रोजिनस बेसेज से मिलकर बने होते हैं, और उन नाइट्रोजिनस बेसेज जो होते हैं आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो उन बॉन्ड्स को जब तोड़ देते हैं तो ये जो नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ये कार्य करता है यहाँ पर। इसके अलावा जो एमाइलेज होता है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5वां पॉइंट, क्योंकि नीचे आपको शायद नहीं दिखेगा। तो जो एमाइलेज होता है ये किसके ऊपर कार्य करता है? ये आपके 5वां पॉइंट है ये हमारा। शुगर्स जो होती है ना, सिंपली हम क्या कर लिख देते हैं यहाँ पर? शुगर। स्टार्च हो सकता है या दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ना। स्टार्च या शुगर लिख सकते हैं, हालांकि शुगर लिखना यहाँ पर ज्यादा सही नहीं रहेगा, इसलिए हम स्टार्च लिखेंगे। दे डाइजेस्ट स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च को एक किस में बदल देते हैं? सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, स्टार्च को किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज यूनिट्स में बदल देते हैं। तो इस तरह से 5 चीजों को हमने यहाँ पर पाचन देखा, कैसे पैनक्रियाटिक जूस इनका पाचन करता है। ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियाज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो हमने पैनक्रियाटिक जूस की बात की जो हमारे मेन एम्फेसिस है। ठीक है, हमें आज जो मेनली चीज़ पढ़नी है उसके अनुसार ये चीज़ें हमारी मेन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पैनक्रियाज इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड? पैनक्रियाज किस प्रकार का ग्लैंड है ना। तो ये आप नोट कर लें अच्छे से, इनको नोट्स के रूप में लिखें। देन पैनक्रियाज जो होता है हमारा, यह एक मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड है। ठीक है, पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड। पैनक्रियाज it is a mixed type of gland। मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ठीक है, जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं।
ठीक है। तो इसको हम मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, इनमें क्या अंतर है? तो सिंपल सा अंतर होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। कैसे ग्लैंड होते हैं? डक्टलेस, मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखा लीवर से एक डक्ट आ रही है और वह ड्यूडेनम में अपने सिक्रीशन को छोड़ रही है, पेन के हाथ से भी एक डक्ट आ रही है। इसी तरह से हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, उनसे भी कुछ डक्ट्स निकलती हैं और वे अपने सिक्रीशन को माउथ में छोड़ते हैं। तो ये एक्सोक्राइन तो कैसे ग्लैंड होते हैं? डक्ट वाले ग्लैंड, ठीक है, डक्टेड ग्लैंड, इनके अंदर डक्ट पाई जाती है। और एंडोक्राइन कैसे होते हैं? जिनके अंदर डक्ट्स नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स, इनके सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। दे डायरेक्टली सीक्रेट देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड। ये जो हार्मोन्स वगैरह ये बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डायरेक्टली कहाँ पर डाल दिए जाते हैं? ब्लड के अंदर, और ब्लड ही उनको अपनी टारगेट साइट पर पहुंचाता है। जैसे आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हमारे पीनियल ग्लैंड होता है सिर में आगे, है ना। तो ये सब जो होते हैं ग्लैंड, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, किस टाइम पर किस एज पर उनको अपना कार्य करना है, डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, तो उसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको बस इतना समझना है कि बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं एंड दे आर डक्टलेस ग्लैंड, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टेड ग्लैंड होते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। इनसे साल्ट सिक्रीट हो सकते हैं, इनसे एंजाइम सिक्रीट हो सकते हैं, इनसे म्यूकस सिक्रीट हो सकता है, और इनसे वाटर भी सिक्रीट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डिफरेंस हमने समझा। लेकिन वापस पेनक्रियाज पर आ जाओ, तो पेनक्रियाज हम क्या कहते हैं? इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, मतलब ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है, तो हार्मोन सिक्रेट करेगा, तो उसे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं पेनक्रियाज से, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, मेंटेन और रेगुलेट the levels of sugar in blood। भाई देखो, हम जब भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ चला जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड उसको कहाँ पहुँचाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाता है, और वहाँ पर उससे एनर्जी उनको मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, ये काम करना बंद करता है या कम मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन जो कि किसके लिए आवश्यक है? जो शुगर होती है ब्लड के अंदर, उसको सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए यह जिम्मेदार होता है। लेकिन इसकी मात्रा कम होती है तो फिर क्या होता है? शुगर के अंदर ब्लड की लेवल बढ़ती जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। जब इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह भी चीज समझ में आ गई होगी कि डायबिटीज क्या होती है। फिर किसी किसी के अंदर
कुछ बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, पेनक्रियाज पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तो फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो वह इंसुलिन यही है, ठीक है। और कहाँ से ये रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है, इट इज एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर इसके बारे में सीखी हैं, हालांकि आपकी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। देन इसके बाद हम हमारा जो तीसरे टाइप के हमने ग्लैंड पढ़े थे पहले, इंटेस्टिनल ग्लैंड, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। आपको पता है 10th क्लास में आपके MCQ 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दें कि 1 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड ग्लैंड, उसमें सलाइवरी ग्लैंड लिख दिया, आपके लीवर लिख दिया, पेनक्रियाज लिख दिया, इंटेस्टिनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस तरह से लिख दिया, है ना। तो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि कौन सा मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहेंगे, जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह के होते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन सिक्रीट हार्मोन्स ऑल्सो, इनमें से कौन सा ग्लैंड हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है। तो वह कौन है, वह आपका पेनक्रियाज है, जो हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है, ठीक है। देन तीसरे टाइप के ग्लैंड है हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड। इनसे जो सिक्रीशन होगा, जो जूस सिक्रीट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनल जूस बोलेंगे, या सिंपली सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे, ठीक है। इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो जूस सिक्रीट होगा उसको क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस, ओके। और इसके अंदर भी क्या होता है, कई तरह के इसके अंदर भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर सिक्रीट होंगे, तो सबसे पहले आपके पेप्टिडेज, जो हमने इसमें भी पढ़ा था, है ना, पेनक्रियाटिक जूस में भी होता है पेप्टिडेज। इसके अलावा सुक्रेज, इसके अलावा माल्टेज, पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और इंटेस्टिनल लाइपेज। इसके अलावा और भी इसमें जूसेस होते हैं जो इसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। कॉमन आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर नेम द सिक्रीशंस और एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। उनके जूस को क्या कहा जाता है और उनको आपको एग्जाम्पल बताने क्या क्या नेम है उनके, है ना। तो पेप्टिडेज है, ये किस पर कार्य करेगा, तो हमें पता है ये प्रोटीन पर कार्य करता है और प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है। सुक्रेज है, ये सुक्रोज पर कार्य करता है, सुक्रोज, और उसको ग्लूकोज में बदलता है। ये क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा माल्टेज है, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज, हमारी जो स्टार्च होती है, हमने जैसे पहले यहाँ पर पढ़ा था, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है बकल कैविटी में, और स्टार्च जो है वह सिंपल शुगर लाइक माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर माल्टोज जो है वह सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में कब कन्वर्ट होती है, जब उसके ऊपर माल्टेज एक्ट करता है, ठीक है। ध्यान रखें, ये माल्टेज ए है यहाँ पर ये माल्टोज, इट इज अ शुगर एंड इट इज अ एंजाइम, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का शुगर होता है और ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसको आप थोड़ा नोट करके रखें, ध्यान रखें। देन लैक्टेज, ये भी आपके लैक्टोज, लैक्टोज जो शुगर होती है, लैक्टोज, ये मिल्क में पाई जाती है,
ठीक है। लैक्टोज शुगर कहाँ पाई जाती है? मिल्क में। तो ये उसको डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को सिंपल ग्लूकोज यूनिट्स में तोड़ता है, ठीक है। इसी तरह से लाइपेज है, इंटेस्टिनल लाइपेज। तो लाइपेज का हमने वहां पर भी पढ़ा था। जो लाइपेज होता है पेनक्रियाज से भी निकलता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और वह इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो इस तरह से ये भी क्या करेगा? इमल्सिफाइड जो फैट होगी हमारी, है ना, उसको डाइजेस्ट करेगा और किसमें बदल देगा? फैटी एसिड में बदल देगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पाचन होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का पाचन होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पाचन का कार्य होता है यह कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है और बनता है, पूछा जाता है। नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड। जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो वह कहाँ पे हो जाता है? आपके ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फूड आगे बढ़ता है ना, यहाँ पर एक काइल के रूप में होता है फूड डाइजेस्ट होने के बाद, और यहाँ पर ये आगे बढ़ता है और कहाँ चला जाता है? जेजुनम पार्ट में। और ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट में तो क्या है? यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं कई सारे, है ना, और उनसे क्या निकलते हैं? जूसेज निकलते हैं। लेकिन इसके बाद जो पार्ट शुरू होता है यहाँ पर, इस पार्ट में क्या शुरू हो जाती है भाई बताएं? डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, हमने 5 स्टेप पढ़ी थी न्यूट्रिशन की, ना, पोषण की 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंजेशन, जिसमें फूड को अंदर लिया जाता है, माउथ के अंदर च्यूइंग की जाती है, उसकी मैस्टिकेटिंग होती है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, उसको निगला जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, उसमें होता है डाइजेशन, यानी कि उस फूड का क्या होता है? डाइजेशन। वह छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसको बॉडी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो तीसरी स्टेप होगी न्यूट्रिशन की, उसमें अब क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी तक हमारी सेकंड स्टेप चल रही थी डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप आती है वह होती है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कहाँ शुरू होता है? तो ये वैसे तो ये ड्यूडेनम में भी शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन शुरू होने के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? विलाय, ठीक है। बहुत सारे हैं इसलिए क्या बोला? विलाय। एक की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? विलस, ठीक है। तो ये विलाय कहाँ पाए जाते हैं? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज्यादातर ये जेजुनम पार्ट में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये होते हैं। और ये क्यों होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेम द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ना, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की क्या क्या स्टेप है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं? इंजेशन, ठीक है। इंजेशन में क्या किया जाता है? फूड को इंटेक किया जाता है। फिर दूसरी स्टेप होती है हमारी डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन में फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में, एब्जॉर्बल पार्टिकल्स में उसको तोड़ दिया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। देन उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन।
और एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, इजेशन। तो ये 5 पॉइंट, जो 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की, इनको आप अच्छे से लिख लें और इनको लर्न करके रखें। ये भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाती है, काम आती है। तो हम यहाँ पर इंजेशन पढ़ चुके हैं, डाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह यही रहेगा, मेन एम्फेसिस विल बी ऑन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? After digestion, the food which is converted into simple, soluble and absorbable molecules that is absorbed in the intestine through bilis. किसके द्वारा वह भोजन एब्जॉर्ब किया जाएगा? Absorption takes place through a structure known as villi, है ना, सिंगुलर बोल देंगे तो विलस, है ना, विलस सिंगुलर, और प्लूरल की बात करेंगे तो विली या विलाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमें विलस या विलाई के बारे में ही स्टडी करना है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? तो एब्जॉर्प्शन विलस या विलाई के थ्रू होगा, और दे आर फाउंड इन मेनी नंबर, ये हजारों लाखों की संख्या में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में पाई जाती है। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ठीक है, तो इसके अंदर ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा विनीज की सरफेस पर भी क्या पाए जाते हैं, और स्मॉल, बिल्कुल यूनिसेलुलर लेवल, बहुत बारीक माइक्रोविलीज पाए जाते हैं। विनीज की सरफेस पर भी कौन होंगे? माइक्रोविली होंगे। ठीक है, तो ऐसे दोनों तरफ कह सकते हैं या चारों तरफ। ठीक है, पूरी जो गोलाई में आपके ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन किसको बोलते हैं? ल्यूमेन, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, खाली जगह। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो व्हाट आर विलीज? विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना। विली क्या होते हैं? विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, विच कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एंड देयर फंक्शन, और इनका कार्य क्या है? इज टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। इनका मेन कार्य क्या है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत हजारों लाखों की संख्या में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्यों होते हैं? इनका कारण क्या है इतनी ज़्यादा संख्या में होने का? इसका रीज़न ये है कि ये जो सरफेस एरिया होता है, किसका सरफेस एरिया? ये जो ल्यूमेन है, आप जैसे ये सिंपल यदि आपकी ल्यूमेन होता है ना, बिल्कुल ऐसे इस तरह से, है ना, इसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना। यदि आप इसको खोलते, इधर से काट कर इसको खोलते, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये इधर से इधर चौड़ा हो जाता है इतना, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और इधर भी इसको इतना आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये खुलकर क्या हो जाता? चौड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता, ठीक है, वो एक सीमित अवस्था में होता। ठीक है, इसको भी हम खोलेंगे तो भी ये चौड़ा तो इतना ही होगा,
ठीक है, चारों तरफ से इसको बीच में से कट लगा के हमने खोला तो ये चौड़ा इतना ही होगा, लेकिन इसकी सरफेस पर क्या है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्शन है, विनीज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वह मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अप टू 300 टाइम्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को 300 गुना तक बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया अप टू 300 टाइम्स। 300 गुना तक वे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम विली या विलस कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा टाइम मिले फूड को पास, धीरे धीरे फूड पास होगा, आगे बढ़ेगा और वह इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई मशीन तो लगी हुई नहीं है जो डायरेक्टली फूड को ब्लड के अंदर भेज देगी, है ना। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर चलता रहता है, धीरे धीरे फूड आगे बढ़ता रहता है, विलीज के संपर्क में आता है और वह एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, देन यहाँ पर कई बार विलीज का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, विलीज का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक विली को आप निकाल के देखेंगे, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो विली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जब आप उसको निकालेंगे, उसकी स्लाइड बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखेंगे, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, इसकी आउटर वॉल हो गई इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये इनर वॉल हो गई, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 1 सेल थिक या 2 सेल थिक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ हम इसको आउटर एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर वाली सतह ये भी सेलुलर ही होती है। ठीक है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी होगी, इसलिए आउटर लेयर थोड़ी हमें थिक दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होगी, एक लिम्फ वेसल होगी जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्टियल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक लिम्फ वेसल जिसे क्या कहते हैं हम, लेक्टियल। लिम्फ क्या होता है, ये हम आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर उसको पढ़ेंगे लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टियल। ये किसका पार्ट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और इसके अंदर लिम्फ का फ्लो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड होगा, भाई फूड को एब्जॉर्ब करना है तो फूड कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं बड़ी भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ब्लड आर्टरीज एंड ब्लड वेन्स पाई जाती हैं। तो ये जो लेक्टियल है इसको चारों तरफ से इस तरह से घेरे हुए कौन रहता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, क्या है ये, ब्लड वेसल्स। ये इसको इस तरह से चारों तरफ से घेर कर रखेंगी और स्मॉल कैपिलरीज भी होती हैं, छोटी छोटी। तो इस तरह से ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये रेड कलर की हैं इसलिए ये आर्टरीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लू कलर की क्या पाई जाएंगी, वेन्स भी पाई जाएंगी जो इसको चारों तरफ से इस तरह से घेर कर रखेंगी।
ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा यहाँ पर पाया जाता है। एंड विनीज आर हाईली वस्कुलर। विलीज में एक पॉइंटर आप लिख सकते हैं, दे आर हाईली वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब इनके अंदर ब्लड सप्लाई भारी मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, दे आर आर्टरीज ना, ब्लड आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं इनको, या वेन्स ना। दो प्रकार की होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज या वेन्स। जो रेड कलर में दिखाई दे रही है वे आर्टरी हैं, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं वे वेन्स हैं, ठीक है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो हर जो आपके विली होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब जब फूड इसके आसपास जाएगा, इससे पास होगा, है ना, फूड विल पास थ्रू देम, इट विल एब्जॉर्ब इन दिस, है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि फूड के अंदर आपके ग्लूकोज है ना, बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है ना, उसके अंदर प्रोटीन है, या प्रोटीन तो टूट जाता है किसके अंदर, एमाइनो एसिड्स के अंदर, ए का मतलब एमिनो एसिड्स। मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो, दिस इज एमिनो एसिड। प्रोटीन टूट गया, प्रोटीन टूटेगा तो किसमें बदलेगा, अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। डाइजेशन के बाद की हम कंडीशन देख रहे हैं, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह खाया है ना, माल्टोज, सुक्रोज, वह सब ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन्स खाए हैं अलग अलग तरह के, तो वे भी अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, है ना। कुछ विटामिन होते हैं, है ना, और इसके अलावा फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि फैटी एसिड। फैट किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ग्लिसरॉल तो फ्लूइड मटेरियल होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, और जो फैटी एसिड होते हैं वे कहाँ चले जाते हैं, इस विली के अंदर। लेकिन विली के अंदर भी कहाँ, डायरेक्ट लैक्टियल में, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं वह, लैक्टियल के अंदर। और जो हमारे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और विटामिन वगैरह हैं, ये कहाँ जाते हैं, आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाते हैं, जो कहाँ फैली होती है, विलीज के अंदर पूरे अच्छे से फैली होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विली के अंदर जो लैक्टियल होता है उसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, या फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन विच स्ट्रक्चर ऑफ विली। विली के अंदर फैटी एसिड कहाँ जाते हैं, तो वे जाते हैं आपके लैक्टियल के अंदर, ठीक है। लैक्टियल के अंदर क्या होता है, लिम्फ भरा होता है। लिम्फ क्या है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है उसी तरह से ये भी होता है। इसको आगे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी आप इतना समझ लें कि फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल में होता है, विली के अंदर, और जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन वगैरह दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स भी होते हैं कुछ, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वह ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, वह ब्लड में चले जाते हैं, और फैटी एसिड लैक्टियल के अंदर चला जाता है। तो ये हमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, किसका, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपके जेजुनम पार्ट में मोस्टली होता है। फिर उसके बाद एक छोटा पार्ट आता है जिसे हम इलियम कहते हैं। फिर उसके बाद जो फूड है वहाँ कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलम हम इसको बोलते हैं, एसी मैंने लिखा है यहाँ पर, एसी मतलब असेंडिंग कॉलम, ठीक है। दूसरा आता है ऊपर वाला भाग, ट्रांसवर्स कॉलम हम इसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आता है डिसेंडिंग कॉलम। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो फूड होता है उसके अंदर वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है ना। और यदि इतनी ज़्यादा मात्रा में वाटर रहेगा और वह बॉडी से बाहर निकलेगा इन द फीकल मटेरियल, तो बॉडी के अंदर वाटर का लॉस हो जाएगा, है ना। तो उस वाटर को वापस कहाँ रीएब्जॉर्ब किया जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमने यहाँ पर हमारी जो
स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर पढ़ लिया है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है उसको स्टडी करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ कंप्लीट हो जाएगा भाई, एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन completed इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वापस री एब्जॉर्प्शन होता है। या यूं कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल लाइक वाटर एंड सॉल्ट, कुछ विशेष जो साल्ट होते हैं और वाटर होता है, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड पार्टिकल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहां पर से वाटर और कुछ साल्ट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये वापस एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाता है वाटर वगैरह पूरा, और जो फीकल मटेरियल है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है एक, और यहाँ पर भोजन कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये फिल अप हो जाता है रेक्टम पूरी तरह से, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, स्टिमुलस ब्रेन को मिलता है, और फीकल मटेरियल को बाहर निकालने की एक अर्ग उत्पन्न होती है। ठीक है, एक इच्छा जागृत होती है। उसके बाद एनस जो लास्ट पार्ट होता है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट क्या है, एनस, और एनस से उसको फीकल मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, डीफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, जो मल त्याग करने की क्रिया विधि है उसको हम क्या बोलते हैं, डीफिकेशन। ठीक है, तो एनस के द्वारा, डीफिकेशन के द्वारा मल का त्याग कर दिया जाता है, या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह तो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में, कुछ एसेंशियल पार्ट होते हैं जैसे वाटर या दूसरे साल्ट वे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो वेस्टेज बच जाते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह डीफिकेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टडी कर लिया है, किस तरह से इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वे पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, पूरा नहीं पूछेंगे, है ना। इसमें जो हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है बीच बीच में, उन पर एक एक दो दो नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बीइंग, स्टार्च का डाइजेशन एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ उनको, आप इनको जरूर सॉल्व करें। ओके, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करना है आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है लेवल तरीके से पूरा, आपको सभी पार्ट्स के नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, तो आपकी बकल कैविटी में शुरू हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन वहाँ पर होने लगता है। फिर उसके बाद स्टोमक में डाइजेशन होता है मेनली प्रोटीन्स का, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है,
है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। नेम द एंजाइम्स विच आर सिक्रेटेड इन स्टोमक, नेम द एंजाइम्स ऑफ स्टोमक। तो इसको एक बार और फिर लिख लें आप, यदि पहले नहीं किया हो तो अब कर लेना। नेम द ग्लैंड एंड secretions and their secretions present in stomach। स्टोमक में किस प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं और उनसे कौन से जूसेस निकलते हैं, उनके नाम लिखो, उनके कार्य बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि स्टोमक के अंदर फूड को क्या कहा जाता है, इसोफेगस में या बकल कैविटी में क्या कहा जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखें, यहाँ पे बोलस, यहाँ पे काइम और यहाँ पर काइल इसको कहा जाता है फूड को, है ना। अलग अलग टेक्सचर होने की वजह से उनका टेक्सचर बदलता जाता है, इसलिए उनका नाम भी बदल जाता है। देन नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स present in human digestive system and also name their secretions। और उनके द्वारा जो सिक्रीशंस होते हैं उनके आपको नाम और उनके कार्य भी यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हमने पढ़ा, लीवर पढ़ा, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े, इंटेस्टिनल ग्लैंड पढ़े, पेनक्रियाज पढ़े। तो इनके द्वारा कौन कौन से जूसेस सिक्रेट होते हैं और उनमें कौन कौन से एंजाइम्स या बाइल पिगमेंट्स या जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वे क्या क्या होती हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देन और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यस। Question number 4. Where does absorption of food takes place in human digestive system? Where does the absorption of food takes place in human digestive system में फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है या कहाँ से शुरू होता है। नेम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विलाई। और एब्जॉर्प्शन तो शुरू होता है किसकी हेल्प से शुरू होता है, तो विलाई की हेल्प से शुरू होता है। तो आपको यहाँ पर विलाई का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था और उसके जो फंक्शन है वह यहाँ पर लिखने हैं। व्हाट आर विलाई, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट आर विलाई, विलाई क्या होते हैं, विलस क्या होता है, इसका क्या कार्य है, किस तरह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड का किस में होता है, प्रोटीन का किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ कैसे होता है। तो वे सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट रेस्पिरेशन है उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।